हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो 2023 जो है वो एंड हो रहा है और 2022 की शुरुआत में हार्डली कुछ ही दिन बचे हैं। अब बहुत सारे आप ऐसे वीडियोस देखोगे कि 2024 में प्रेडिक्शंस होते हुए। मैं यहाँ किसी तरीके की पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन मेरे लिए काफ़ी है। मैं वो अपने लिए अपनी नॉलेज के लिए कंज्यूम करता हूँ, लेकिन अभी काफ़ी सारे ऐसे क्रेडिबल सोर्सेज होंगे जो अपनी अपनी प्रेडिक्शंस लेके आएंगे। उनमें से जो आज मैं प्रेडिक्शन जो 2024 में जो सबसे बड़े ट्रेंड बनेंगे या क्रिप्टो में जो प्रेडिक्शन करी है वो वैनेक ग्रुप ने करी है। वैनेक जो है ये काफ़ी बड़ा एक एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसके पास अमेरिका की एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, वैसे वैनेक है। राइट। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स और एसेट अंडर मैनेजमेंट से रिलेटेड इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब वैनेक ने जो ये 15 प्रेडिक्शंस करी हैं 2024 के लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है कि जब ये लोग कुछ प्रेडिक्शन करते हैं तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये उसकी प्रॉपर रिसर्च करें। क्योंकि समझिए ये प्रेडिक्शंस में जो अब सपोज जो 15 प्रेडिक्शंस हैं, इनमें से अगर 15 की 15 फेल हो गई तो इनकी बहुत भारी इनकी रेपुटेशन पे नुकसान होता है। तो बिफोर दे प्रिडिक्ट एनीथिंग और बिफोर दे प्रिडिक्ट अ ट्रेंड इन द नेक्स्ट ईयर, इनको ध्यान रखना पड़ता है कि यार हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर रिसर्च करके हम ये 15 अगर प्रिडिक्शंस दे रहे हैं तो ये दें। और क्रिप्टो के अंदर ये इसलिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि वैनेक एक वन ऑफ दी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी जिसने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो हम ये सब जानते हैं कि शायद ही यूएस में अब कोई ऐसा एसेट अंडर मैनेजमेंट या फंड मैनेजर है या फंड मैनेजमेंट कंपनी है जिसने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई नहीं किया है। तो इसलिए अब अचानक आप देख रहे हो कि क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर एक अचानक से एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सारी कंपनीज का। और अब प्रेडिक्शंस भी दी जा रही हैं। तो क्योंकि ये वैनेक की प्रेडिक्शंस हैं, इसके बेसिस पे आप कोई अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत ले लेना। ये एक इसमें डिस्क्लेमर है। दूसरा, पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना थ्रू चार्ट्स एंड मॉडल सब करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गारंटी नहीं होता कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी होगा। तो ये किसी भी तरीके की, एक तो फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिएगा। जो प्रिडिक्शंस हुई हैं उसके बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट कॉल मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक डायरेक्शंस होती हैं और ये मेरी डायरेक्शन नहीं है। ये जो यहाँ पे वैनेक की जो 15 प्रिडिक्शन है उसकी यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है उसको हम यहाँ कवर करेंगे। उसके बेसिस पे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है। राइट। तो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि वो 15 प्रिडिक्शंस क्या है। तो ये वेनेक की वेबसाइट है। यहाँ पे हेडलाइंस है, वेनेक्स 15 क्रिप्टो प्रिडिक्शन फॉर 2024। तो ये 15 प्रिडिक्शंस है। मैं 15 को यहाँ पे सब 15 की 15 डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम पहली वाले से प्रिडिक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले, द लॉन्ग अवेटेड यूएस रिसेशन विल फाइनली अराइव। ठीक है। बट सो विल द फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो रिसेशन जो है यूएस रिसेशन के अंदर जाएगा और ये इनएविटेबल है। लेकिन एक और चीज़ होगी साथ में कि स्पॉट बिटकॉइन जो ईटीएफ है वो 100% वो अप्रूव होगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट है वेनेक इस चीज़ को लेके। राइट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन करी है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के के अंदर लॉन्च होते ही कितना पैसा शुरुआती कुछ दिनों में आ जाएगा। तो उन्होंने गोल्ड ईटीएफ को एग्जांपल पकड़ा कि जब गोल्ड ईटीएफ आया था, जब पहले गोल्ड ईटीएफ भी 2004 में नवंबर 18 पे आया था, तो तब कितना पैसा उसके अंदर आया था और क्या गोल्ड के साथ क्या हुआ था, जो कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो गोल्ड के साथ हुआ था वही बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखा है कि 18 नवंबर 2004 को गोल्ड का स्पॉट ईटीएफ आया था। उसमें अराउंड 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो कुछ ही दिनों में एंटर कर गया था, गोल्ड का जो स्पॉट ईटीएफ आने के बाद। और मार्च 2005 तक, मतलब
1 नवंबर को 2004 को आया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के बाद करीब 2.26 बिलियन यूएस डॉलर जो था वो गोल्ड के ईटीएफ्स में एंटर कर चुका था, जो कि बहुत ही मैसिव अमाउंट है, ठीक है। तो जो गोल्ड की टोटल मार्केट कैप इसके बाद 2.6 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी। तो जो कि 15.6 मिलियन यूएस डॉलर की का था गोल्ड, जो कि 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे मार्केट पहुंच गई थी, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है, अगर हम सेम फॉर्मूला अगर हम इस चीज को इस पे बिटकॉइन पे अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई दीज फिगर्स टू द बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ मार्केट, we arrive at inflows of 310 million US dollar in the first few days of BTC spot ETF and 750 million within a quarter. तो कुछ ही दिनों के अंदर ये मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को इस पे अपनाएं, तो कुछ ही दिनों के अंदर जो है 310 मिलियन यूएस डॉलर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में एंटर करना चाहिए, और एक क्वार्टर के अंदर मतलब 90 दिन के अंदर 750 मिलियन। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो चीज़ गोल्ड के साथ हुई, तो वैनिक यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ जो इम्पैक्ट बिटकॉइन पे आएगा वो 90 दिन के अंदर करीब 750 मिलियन यूएस डॉलर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में आना चाहिए। और स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में अगर 750 मिलियन आ रहा है, मतलब 750 मिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन के अंदर एक तरीके से फ्रेश मनी आएगी, क्योंकि जितना पैसा ईटीएफ के अंदर आएगा उतने ही वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है वेनेक को जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ कंपनीज हैं उनको उतना बिटकॉइन मार्केट से खरीदना भी पड़ेगा, राइट। तो स्पॉट का मतलब ही यही होता है कि आपको एक्चुअल बाइंग करनी होती है। फ्यूचर्स के अंदर आपको बिटकॉइन एक्चुअल बाय करना नहीं होता है, लेकिन स्पॉट के अंदर आपको एक्चुअल में बिटकॉइन मार्केट से बाय करना होता है। तो जब मार्केट में इतना बड़ा पैसे का प्रेशर बनेगा, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन के ऊपर ये एक की प्राइस को पुश करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस बात को समझना। उसके बाद जो दूसरी प्रिडिक्शन है वो ये कि फोर्थ बिटकॉइन हार्विंग विल अकर विद मिनिमल ड्रामा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे चार्ट को देखिए, इस चार्ट से समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमेशा एक बिटकॉइन की एक साइकिल होती है, और वो जो साइकिल के अंदर जब पीक पे पहुंचती है उसके बाद करेक्शन आती है। तो पास्ट में भी ऐसी करेक्शंस हुई हैं, ठीक है। तो 2013 की साइकिल को देखते हैं। 2013 की ये ब्लू वाली आप देखो तो साइकिल है। ब्लू वाली साइकिल को अगर आप देखो तो इसने ये अपनी जब बिटकॉइन टॉप पे था, टॉप के बाद जब करेक्शन हुई, मतलब जैसे आप बेयर मार्केट कहते हैं, तो करेक्शन होते होते 439 दिन के बाद 80% जो है इसमें करेक्शन हुई, राइट। और अगर हम 2017 को देखें तो 419 दिन बाद, मतलब जो टॉप था, साइकिल का जो टॉप था, उससे -82% की करेक्शन देखी गई। और जो ये करंट साइकिल है, इसको अगर आप देखो तो -75% 400 दिन बाद। जब ये साइकिल्स अपने बॉटम पे पहुंचती हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, आप देखो कि 2013 में जब ये बॉटम पे पहुंची, तो बॉटम के बाद ये ब्लू वाला कर्व देखो, ये ब्लू वाला कर्व बढ़ता गया अपने बॉटम से, और उसके बाद यहाँ पे इसको हार्विंग हार्वनिंग देखिए। जब ये हार्वनिंग आई, हार्वनिंग के बाद करेक्शन आई, और करेक्शन के बाद एकदम आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ऊपर की तरफ चली गई, राइट। सिमिलरली अगर आप ग्रीन लाइन को देखो, ग्रीन लाइन में यहाँ पे बॉटम के बाद पंप आया, उसके बाद फिर करेक्शन आई, फिर हार्वनिंग आई, हार्वनिंग के बाद सिमिलरली जैसे हार्वनिंग 2 के बाद ये ब्लू लाइन की करेक्शन आई थी, तो हार्वनिंग 3 के बाद ये करेक्शन आई, ठीक है। और उसके बाद फिर एक स्लाइड करेक्शन के बाद ये फिर से ग्रीन लाइन भी ब्लू लाइन की तरह पंप हो गई। तो 2013 की साइकिल देखी, 2017 की साइकिल, ऑलमोस्ट अगर आप देखो पैटर्न सेम है। और अगर हम करंट साइकिल की देखें, तो हम करंट साइकिल पे अभी यहाँ पे हैं, ये ग्रे लाइन, और हार्वनिंग एक्सपेक्टेड है इस इधर, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर ये सेम पैटर्न फॉलो करता है, तो हम बहुत दूर नहीं है उस जो ये एक अंदर साइकिल जो बिटकॉइन की शुरू होगी, उससे हम कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये ऑब्वियसली पास्ट के पैटर्न्स पे आप देख रहे हो, क्यों, और पास्ट के पैटर्न्स यही सजेस्ट करते हैं कि पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम थे। अब हार्वनिंग के बाद क्या यही पैटर्न फॉलो होगा, ऑब्वियसली देखने वाली बात है, लेकिन पास्ट के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट एटलीस्ट ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो बॉटम्स थे वो कहीं ना कहीं
बॉटम अपना ये रीच कर गए हैं 75 82। तो आप यहाँ से अगर बॉटम से देखें तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और हार्डनिंग के बाद क्या पैटर्न बनेगा, वो अगर एग्जैक्टली सेम पैटर्न बनता है अ, तो ये बिटकॉइन का जो यू नो जो नेक्स्ट एक साइकिल है, एक बुलिश साइकिल है, वो वहां से कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है। बिटकॉइन विल मेक एन ऑल टाइम हाई इन Q4, राइट। तो यहाँ पे इसमें ये प्रिडिक्ट किया है कि बिटकॉइन जो Q4 है 2024 का, उसमें करीब 100,000 US डॉलर पहुंच सकती है, 1 लाख US डॉलर बाय दिसंबर पहुंच सकता है, राइट। तो यहाँ पे वेरियस पॉलिटिकल रीजंस भी दिए हैं, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आपको डिटेल में पढ़ सकते हो। बट प्रिडिक्शन ये है कि Q4 के अंदर 1 लाख US डॉलर मिनिमम जो है ये पहुंच सकता है 2024 में। चौथी प्रेडिक्शन ये कि इथेरियम वोंट फ्लिप बिटकॉइन इन 2024। ऐसा नहीं होने वाला है कि इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, 2024 में एटलीस्ट नहीं होगा। प्राइमरीली एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो रही है वो ये कि बिटकॉइन माइनिंग में जो कंट्रीज हैं उनकी आप देख सकते हो कि भागीदारी बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू माइनिंग। और आप देख सकते हो ओमान, एल सल्वाडोर, भूटान, ये 5 कंट्रीज हैं जो बिटकॉइन माइनिंग में अपनी जीडीपी का पोर्शन जो है, जो अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट इन मिलियंस, तो यहाँ पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर रहा है, दूसरे नंबर पे ओमान, एल सल्वाडोर और भूटान। तो ये कंट्रीज जो हैं वो बिटकॉइन माइनिंग से अर्न करने की सोच रही हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे है। और ईथ टू बीटीसी रेशियो, आप ये देख सकते हो कि ईथ टू बीटीसी रेशियो जो है वो अभी भी बीटीसी जो है वो डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो वो एक ज़माना होता था जब कभी इथेरियम हैड डोमिनेटेड, बट अभी जो देख रहे हो आप कि ईथ टू बीटीसी रेशियो में बीटीसी इज डोमिनेटिंग एंड ईथ इज गोइंग डाउन इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन। पांचवी प्रेडिक्शन ये कि इथेरियम के L2s विल कैप्चर द मेजॉरिटी ऑफ ईवीएम कंपैटिबल टीवीएल एंड वॉल्यूम पोस्ट EIP 4844 अपग्रेड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इथेरियम विल इम्प्लीमेंट एक अपग्रेड, ये EIP 4844 अपग्रेड, जिससे इथेरियम की जो L2s हैं वो 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो डोमिनेंट रह जाएंगे एंड दे विल अचीव हायर मंथली डेक्स वॉल्यूम देन इथेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इथेरियम के ऊपर जो डेक्स का, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है, जो TVL है इथेरियम पे, ये उससे ज़्यादा जो है वो लेयर 2s पे हो जाएगा। और कलेक्टिवली दीज चेन्स में एक्यूमुलेट 2x द डेक्स वॉल्यूम ऑफ इथेरियम, मतलब ये 2 गुना जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। करंटली ये 0.8x है। ठीक है। तो और 10x द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब 10 गुना जो इथेरियम पे ट्रांजेक्शन होती हैं वो L2s पे चली जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि L2s जो हैं वो डोमिनेट करेंगी इथेरियम से, जो भी ट्रैक्शन है चाहे वो डीफाई का, डेक्सेस का, ट्रांजैक्शंस का, वो सारा L2s पे चला जाएगा। और L2s जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और जो डोमिनेंट L2s हैं, जो एक या दो जिसमें यहाँ नाम भी दिए हैं जैसे कि पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये डोमिनेट करेंगी जो इथेरियम में जो जो ईवीएम कंपेटिबल जो चेन्स हैं, जो L2s है, उसमें ये तीन जो है वो कंपेयर ये डोमिनेट करेंगी, राइट। और ये भी अगर आप यहाँ पे चार्ट भी दे सकते हो, ठीक है, तो किसका कितना डोमिनेंस है, राइट। तो इससे ये पता लगता है कि ये JP मॉर्गन ने भी बोला था कि वो इथेरियम को लेके इसलिए बुलिश नहीं है, राइट, क्योंकि काफी सारा जो इथेरियम विल बी लाइक अ सेटलमेंट लेयर ओनली। जो भी एक्शन है, जो ट्रैक्शन है, जो टीफाई में या NFTs में, वो सारा का सारा इथेरियम से उठ के बाकी L2s पे या और L1s पे चला जाएगा, राइट। तो ये प्रेडिक्शन है यहाँ पे। छठे नंबर पे NFTs विल रीबाउंड, जो हम कहते हैं NFTs विल बी डेड, NFTs आर गोइंग टू बी डेड। तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन की गई है कि NFTs जो है, NFT एक्टिविटी विल रीबाउंड टू ऑल टाइम हाई, अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी, और यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि स्टैक्स के बारे में काफी बुलिश यहाँ पे बोला गया कि स्टैक्स जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है सिक्योर्ड बाय बिटकॉइन, उसको टॉप 30 में बताया गया है, राइट। तो इस तरीके की प्रेडिक्शन है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो
अभी बिटकॉइन के जो ऑर्डिनल्स, यहाँ पे एनएफटीज का कंपैरिजन देखो आप, ठीक है, वॉल्यूम में ऑब्वियसली इथेरियम जो है वो डोमिनेट कर रहा है, राइट, इन बट नवंबर 2023 में ऑर्डिनल्स ने सरपास कर दिया। तो ये देखने वाली बात है कि अगर ऑर्डिनल सरपास कर रहे हैं तो इसीलिए इन्होंने स्टैक्स को जो है यहाँ पे बुलिश मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि बिटकॉइन एंड इथेरियम की अगर हम एनएफटी वॉल्यूम्स को कंपेयर करें तो नाउ ऑर्डिनल्स हैव काइंड ऑफ सरपास्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। और एनएफटी मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे होगी, ये छठा पॉइंट है। सातवां ये कि बाइनेंस विल लूज द फर्स्ट पोजीशन फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। बाइनेंस अपनी जो न्यूमेरो उनो पोजीशन है वो लूज कर देगा because of things that are going around with Binance, especially after CZ or OKX by Bitcoin, Coinbase, BitGet will emerge as well-funded competitors with the potential to grab the number one position. Chances इसमें OKX के ज़्यादा लगते हैं। एट्थ पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कॉइन मार्केट विल रीच अ ऑल टाइम हाई, 200 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। इस टाइम 113 या 120, सॉरी 128 बिलियन यूएस डॉलर है, जो यूएस डॉलर से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो यूएसडीसी है वो यूएसडीटी को फ्लिप कर देगा और यूएसडीटी श्रिंक होगा, क्योंकि जो टेदर का जो मार्केट शेयर है वो फॉल करेगा, क्योंकि जस्टिन सन और ट्रॉन पे एक्शन हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का उसके टारगेट पे है। और अगर हम देखते हैं कि यूएसडीटी काफ़ी सारा ट्रॉन के ऊपर चलता है, तो अगर ये होता है तो टेदर की मार्केट कैप कम होगा और यूएसडीसी यूएसडीटी को फ्लिप कर देगा। और यूएसडीसी इज हाईली कंप्लायंट इन कंपैरिजन टू यूएसडीटी, ये माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीफाई को और पूरे इकोसिस्टम को जो इस टाइम पावर कर रहा है वो यूएसडीसी कर रहा है। और यहाँ पे जो L2s हैं वहाँ पे भी यूएसडीसी इज मोर प्रेवलेंट, ठीक है, जो डीफाई को जो पावर कर रहा है। तो ये एट्थ पॉइंट है, स्टेबल कॉइन विल रीच अ ऑल टाइम हाई, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, डेक्सेस जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के वॉल्यूम को compete करेंगी, शेयर जो है वो खाएंगी एक तरीके से। आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे शेयर 20% से ऊपर चला गया था, परसेंटेज शेयर। और ये आगे आगे कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जो प्रॉब्लम है वो क्रिप्टो की कस्टडी की, लोग चाहते हैं तो सेल्फ कस्टडी रहे। और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कहीं ना कहीं एक डर है, जिस तरीके से उस पर रेगुलेटरी क्रैकडाउन हो रहे हैं, तो लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को छोड़ के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मूव कर रहे हैं। और ये आगे भी ट्रेंड बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नंबर 10 पे रेमिटेंसेस की जो मार्केट है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म विल विल पावर अ न्यू बिटकॉइन यील्ड अपॉर्चुनिटी। दो चीजें होने वाली हैं, एक तो रेमिटेंसेस में लाइटनिंग नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो बहुत मैसिव ग्रोथ होगी इसमें 2024 में। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आएंगे जो सिर्फ रेमिटेंसेज में होंगे। और इसमें रेमिटेंसेज में जो सबसे ज़्यादा फायदा जिस नेटवर्क को होगा वो बिटकॉइन को होगा। बिटकॉइन के जो लाइटनिंग नेटवर्क है उसके ऊपर ट्रांसफर्स होंगे। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म है कुछ ऐसे जो एक नया फीचर लेके आ रहे हैं कि लाइटनिंग नेटवर्क पे आपको बिटकॉइन स्टेक करना पड़ता है। तो कल को बिटकॉइन स्टेकिंग जो लाइटनिंग नेटवर्क पे करने से आपको यील्ड मिलेगा। और यील्ड, बिटकॉइन की यील्ड से रिलेटेड काफ़ी ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप हो किए जा रहे हैं, जिसमें जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको उस पर कुछ यील्ड भी मिल सके स्टेकिंग के द्वारा। तो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरीके के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये 2024 में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। नंबर 11, एक ऐसी गेम आएगी, कुछ गेमिंग के अंदर ऐसी गेम्स आएंगी 2024 में जो कि डिसरप्ट कर देंगी। और इसमें आप देख सकते हो कि 2022 में 8 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी। 2023 में बहुत ही कम थी, लेकिन 2024 में गेमिंग को लेके बहुत बुलिश हैं। ब्लॉकचेन गेमिंग विल सी एटलीस्ट वन ट्रिपल सरपास ऑफ 1 मिलियन प्लस डेली एक्टिव यूजर। कोई ना कोई पर्टिकुलर गेमिंग के अंदर 1 मिलियन प्लस यूजर्स होंगे, डेली एक्टिव यूजर्स होंगे। और इसमें से कुछ कॉइन्स के बारे में बताया गया, कुछ गेम्स के बारे में बताया गया कि जिसमें ऑलरेडी 4 लाख यूजर तक हैं, 4 लाख एक्टिव वॉलेट्स तक हैं, राइट। तो गेमिंग को लेके ये बहुत ज़्यादा बुलिश है।
ठीक है। सोलाना विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इथेरियम। यहाँ पे बोला गया कि सोलाना इथेरियम को आउट परफॉर्म करेगा एज डीफी डीफाई का टीवीएल। जो डीफाई में जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो सोलाना विल आउट परफॉर्म इथेरियम। तो सोलाना को लेके बहुत बुलिश है वेनेक। इनफैक्ट वेनेक्स ने सोलाना का ईटीएफ भी प्रेडिक्ट किया है फ्यूचर में। तो आई डोंट नो how true is that or how that's going to happen, because I don't believe that. Because Solana, because यहाँ बिटकॉइन तो अप्रूव नहीं हो पा रहा है, इथेरियम पे टीटीबेट है, तो सोलाना कैसे? बट एनीवेज सोलाना विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इथेरियम एज डीफाई जो है वो सोलाना पे काफ़ी सोलाना विल बिकम अ टॉप 3 ब्लॉकचेन बाय मार्केट कैप। एक तो ये प्रिडिक्शन है। और यू नो जो डीफाई है वो सारा सोलाना पे, बिकॉज ऑफ द स्केलेबिलिटी दैट सोलाना हैज अचीव्ड। इस चीज़ को लेके डीप इन नेटवर्क सी मीनिंगफुल अडॉप्शन। जो डीप इन नेटवर्क्स हैं, राइट, तो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क ये क्या होता है मैं बताता हूँ। उससे पहले आप ये देखिए, जैसे हाइव मैपर है। हाइव मैपर क्या करता है कि वो गूगल मैप बना रहा है डिसेंट्रलाइज, राइट। तो वो कह रहा है कि आप अपनी गाड़ी पे डैशबोर्ड पे कैमरा लगाओ हाइव मैपर का, और गाड़ी चलाओ, और वो रिकॉर्ड करता रहेगा। जितना आप गाड़ी चलाओगे उतना ज़्यादा आपको टोकन्स मिलते रहेंगे। तो वो जो सड़क की मैपिंग हो रही है, जो एरिया की मैपिंग हो रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है। और इनका मानना है कि जैसे गूगल जो है, गूगल मैप अकेला 11 बिलियन यूएस डॉलर कमाया उसने 2023 में। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा स्कोप है। और ये ऑलरेडी आप ये देखो तो हाइव मैपर ना 10 मिलियन यूनिक किलोमीटर्स मैप कर चुका है। मतलब 15% ऑफ ग्लोबल रोड कैपेसिटी जो है वो मैप कर चुका है हाइव मैपर। हनी टोकन के नाम से मिलता है लोगों को, जो जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लोग डैशबोर्ड पे कैमरा लगा के सड़कों को नापते हैं। तो ये भी यार इसे इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके वायरलेस नेटवर्क है, आपका हॉटस्पॉट है, आपका यूज़ नहीं होता डेटा, आप चाहते हो इसे लेंड करना, तो ये भी आप कर सकते हो। आप हीलियम के एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप हीलियम में अपना यू नो हॉटस्पॉट जो है वो सेटअप कर सकते हो, लेंड कर सकते हो अपना हॉटस्पॉट, और इन रिटर्न यू गेट हीलियम टोकन्स। तो जो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि भाई फिजिकली जो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप किस तरीके से डिसेंट्रलाइज कर सकते हो ताकि कोई भी उसे यूज कर सके, राइट, और बदले में आपको उसमें रिवॉर्ड मिल सके। तो ये है इसको लेके बहुत बुलिश है डीप इन नेटवर्क्स को लेके। इनफैक्ट ये हमने कवर भी किया था डीप इन को डिटेल में। अगर आप अक्षय बीटी का वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। सोलाना का कि सोलाना के ऊपर हमने बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था अक्षय बीटी के साथ, उसको आप चेक कर सकते हो कि क्या होते हैं डीप इंस और क्या इनका वो है, राइट। उसके बाद चौथी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है कि न्यू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल रीजुविनेट द केस फॉर कॉर्पोरेट क्रिप्टो होल्डिंग। मैंने आपको पहले भी कवर किया था कि जो यूएस के अंदर जो लॉज चेंज हुए हैं कि किस तरीके से अब आप क्रिप्टो को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट कर सकते हो, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कर सकते हो, राइट। और उसको पूरा जो डिटेल में हमने वीडियो कवर किया था उसका मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा। इस चेंज के कारण अब काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं वो क्रिप्टो को अपनी बैलेंस शीट पे शो कर सकते हैं, स्पेशली बिटकॉइन को, और उसको फेयर मार्केट वैल्यू की बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इस पे अब उतरेंगी और अपनी बैलेंस शीट पे क्रिप्टो को और या बिटकॉइन को लेके आएंगे। और यहाँ पे जो ये देखा गया है कि जो कॉइनबेस ने बेस लॉन्च किया था, तो अब ये जो पब्लिकली ट्रेडेड जो ब्लॉकचेन्स हैं, राइट, जो L2 ब्लॉकचेन्स हैं, ये भी अब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैसे इसने भी बेस प्रोटोकॉल ने 100 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो एनुअलाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है कॉइनबेस को। सोचो, मतलब उसकी ब्लॉकचेन ने 100 मिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है। अभी जस्ट उसकी एंट्री हुई है, आप सोच सकते हो। तो ये इस तरह के आप कंपनीज को L2s में और पब्लिक ब्लॉकचेन्स में एंटर करते आप देखोगे, प्लस न्यू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। लास्ट, डीफाई रिकनसाइल्स विद नो योर कस्टमर। आने वाला जो जो डीफाई है वो उसमें केवाईसी इनेबल्ड होगा। उसमें जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो भी केवाईसी इनेबल्ड हो सकते हैं। तो डीफाई विद केवाईसी इनेबल्ड डीफाई इज द फ्यूचर। जिसका फायदा ये होगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो आज इसलिए घबराते हैं कि यार रेगुलेटेड नहीं है, केवाईसी नहीं है, वी कांट अफोर्ड टू एंटर, तो कल को बड़े बड़े जो
बैंक्स हैं, दे कैन बी द लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से उनको जो जो भी ट्रेडिंग हो रही है डीफाई में, जो डेक्सेस पे उस उसमें जो उसका रेवेन्यू शेयरिंग जो है, जो रेवेन्यू अर्न करने का मौका मिलेगा, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस विल बी इंटरेस्टेड इन इन एंटरिंग इनटू इट। कल को ब्लैक रॉक, बैंक्स, जेपी मॉर्गन, इस तरह के बैंक्स भी एंटर कर सकते हैं अगर डीफाई केवाईसी हो जाए। और इस पे ऑलरेडी यूनिस्वैप का एक प्रपोजल है, यूनिस्वैप हुक्स, जिसपे ऑलरेडी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से डीफाई के अंदर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर केवाईसी ला सके, जिससे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो सके, राइट। तो इस तरह की जो ये फीचर्स हैं, ये दीज आर गोइंग टू बी वेरी बिग फीचर्स इन द फ्यूचर। तो ये थे 15 क्रिप्टो प्रेडिक्शंस, टॉप 15 क्रिप्टो प्रेडिक्शंस 2024 में वैनेक के। ठीक है, तो 25 मिनट जरूर लगे, लेकिन आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे आपके 2024 की, मेरी प्रोडिक्शन, बट आई थिंक ये प्रोडिक्शंस काफ़ी सरल थी, काफ़ी प्रैक्टिकल थी, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, राइट। कोई ऐसी बहुत कोई बड़ी लंबी चौड़ी कोई उल्टी सीधी कोई प्रोडिक्शन नहीं थी। आई एम श्योर कि ये प्रोडिक्शन ऐसी हैं जो होती हुई दिख रही हैं, राइट, जो प्रैक्टिकल लग रही हैं, जो लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज है, राइट, 2024 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट इंफॉर्मेटिव है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। इस तरह की कोई और प्रिडिक्शंस आप चाहते हो कवर करना, क्योंकि एक दो और हैं जिन्होंने प्रिडिक्ट किया है, अगर आप चाहते हो तो प्लीज़, मुझे तब पता लगेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा जब आप कमेंट करोगे कि हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रिडिक्शन, या इस तरह की अगर कोई कंपनी और प्रिडिक्ट करती है, जैसे मसारी करेगा पक्का, मसारी की रिपोर्ट आएगी वो 2024 की प्रिडिक्शंस की, तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसे कवर करूँगा। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।